हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी एंशियंट हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। रिवीजन इन द सेंस जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो लगभग हर एक चैप्टर से जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, उससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण सीक्वेंस आपको याद रखना है कि किसके बाद कब आता है, कौन शासक आता है और उस शासक से क्या बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और उसके साथ आपका उत्तरदायित्व तो ये है कि इसके बाद इसमें जैसे हम मान लीजिए किसी के बारे में दो तीन पॉइंट बताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें दो तीन पॉइंट और ऐड कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। मात्र 40 से 45 मिनट में पूरी एंशियंट हिस्ट्री कवर करा पाना अपने आप में संभव तो है नहीं। तो इसलिए जो बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है, जो जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, वही सारी चीज डिस्कस कर रहे होंगे हम। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें जैसे इसके नोटिफिकेशन होंगे, सारी चीजें आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद हल्का सा वैदिक सभ्यता भी पढ़ लेंगे, उसके बाद मगध का उत्कर्ष हल्का सा देखेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। इतने चैप्टर बेसिकली आपको पढ़ने हैं मोटे तौर पे, जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर हल्का संवर्धन वंश भी देख लेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी एंशियंट की। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा आपको मिल चुका है सीक्वेंस में। बचा आपका मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री में सिर्फ दो चीज पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। अगर टाइम मिलता है तो वो भी कर लिया जाएगा, नहीं तो कल कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन। उसमें लगभग 1.5 घंटा की वो वीडियो जाएगी और उसमें सारे ही पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री की श्रृंखला में कहाँ से और कैसे प्रश्न बनेंगे इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग हेटिंग हेटिंग डालेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग कवर कर रहे हैं। सबसे पहले किसको कवर कर रहे हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, इसमें से लगभग हर एग्जाम में दो तीन प्रश्न बनते हैं, आपके एग्जाम में भी एक से दो प्रश्न यहाँ से बनेंगे। देखिए प्रश्न कहाँ से बनेंगे और कैसे बनेंगे। सबसे पहले आपको इसका टाइम पीरियड जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक है, यानी कि ये कब से कब तक रही है। देखिए, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, कोई अलग अलग अपने डेट दिए हैं, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है जो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है। जिसे एक पद्धति होती है C14 कार्बन 14 के आधार पे, और ये इसके आधार पे जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वहीं लूसेंट की बात करें तो उसमें 1400 से लेकर 1700 दिया है। तो इसी के आसपास जो ऑप्शन होगा आपका वही सही जवाब होगा। इसके अलावा सिंधु घाटी मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में जो आपको समझने में समस्या आ रही होगी, दो तीन वर्ड है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। जैसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तीन चार शब्द पे। सबसे पहले आपको तीन चीज मिलेगी एंशिएंट हिस्ट्री में। सबसे पहले आपको मिलेगा सबसे पहले आपको मिलेगा प्राग ऐतिहासिक काल, एक शब्द लिखा लिखा मिलेगा। प्राग ऐतिहासिक काल, एक वर्ड लिखा मिलेगा। और उसके बाद एक आद्य ऐतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक और एक इतिहास। ये तीन शब्द लिखे मिलते हैं आपके पूरे हिस्ट्री में। और इन तीनों शब्द का मतलब क्या होता है, ये चीज हम लोग देख लेंगे। और उसके अलावा आप लोग एक पॉइंट और समझ लेंगे इसके साथ, बीसी क्या होता है, बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, इसको ईसवी। ये दो तीन पॉइंट आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये है, ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें ना तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, ना ही उस साक्ष्य के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे ऐसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे आप लोग पाषाण काल पढ़ते हैं उसके बारे में ये सारी चीजें हैं, तो उसको प्राग ऐतिहासिक काल का मिले जिसमें लिखित कोई जानकारी हमें नहीं प्राप्त है, कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त है। इस ऐसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक जोन उसे कहते हैं जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसी में आपकी आती है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी में आपको आती है हांगो नदी की सभ्यता, इसी में आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सारी चीज आद्य ऐतिहासिक काल में आती हैं। और एक इतिहास होता है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उस साक्ष्य को पढ़ा भी जा चुका है। इसमें उत्तर मध्यकालीन और आपका आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली। ये तीन शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए।
सबसे मूलतः 3 शब्द ये आपके दिमाग में होने चाहिए। और उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं बीसी और एडी क्या होता है, ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे। बीसी का मतलब बीसी का मतलब ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। देखिए ईसा पूर्व का मतलब जैसे हम आपसे कहें कि 560 ईसा पूर्व। 560 ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 560 साल पहले, समझ रहे हैं। और ये जब 560 आ जाएगा मतलब एक एक ईसा पूर्व आ जाएगा, उसी के बाद से शताब्दी चालू होती है। तो जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि मान लीजिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में हुआ, 563 में हुआ, मृत्यु 540 में हुई। जैसे मान लीजिए, मतलब ये एग्जैक्ट डेटा हम नहीं बता रहे हैं, तो 563 वर्ष का मतलब ईसा मसीह के 563 वर्ष पूर्व ये बात करी गई है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अशोक जो था, अशोक आप लोगों का 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में अपनी राजगद्दी पर बैठता है। और इसके इसके 8 साल बाद कलिंग का आक्रमण होता है। और कलिंग का आक्रमण कब होता है? 261। देखिए ये इसमें बड़ा डेटा कौन है? इसमें बड़ा डेटा 269 का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 269 साल पहले, ये 269 में शासक बना और उसके 8 साल बाद 261 में कलिंग का युद्ध हुआ। तो देखिए ईसा मसीह में हम लोग उल्टा चलते हैं। जैसे अगर ईस्वी होता तो 269 में शासक बना, और इसके 8 साल बाद अगर आप ऐसे करेंगे तो ये होगा 277 में कलिंग का आक्रमण होता है, अगर ये ईस्वी होता तब। लेकिन अगर ईसा पूर्व है तो ये उल्टा चलता है, 269 से 8 साल बाद 261 में अगर कलिंग का आक्रमण हुआ तो इस सीक्वेंस में चलेंगे। तो आपको बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के इतने साल पहले याद रखना है, और एडी का मतलब उसके बाद फिर ये आपका नॉर्मल जो चलता है ईस्वी, ये सीधे सीक्वेंस में चलता है। तो ईसा पूर्व और ईस्वी में थोड़ा सा माइनर आपको समझना है कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के इतने समय पहले तक, ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले हम लोग देखें कि इसका इसका जो समयावधि है वो क्या है, तो आपको याद रखना है 2350 से 1750। ये कहाँ पे बात करी गई है? कार्बन डेटिंग के आधार पे। इसके बाद इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखनी है। अब इसकी खोज के संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं और कहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये खोज के संबंध में भी आपको 2-3 पॉइंट विशेष तौर पर याद रखना है। देखिए खोज के संबंध में बहुत सारे लोग आते हैं। इसका सबसे पहले शुरुआत 1826 में एक ब्रिटिश हुए जिनका नाम था चार्ल्स मैसन इसके खोज की शुरुआत करते हैं। और 1826 में ही ये एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं, नैरेटिव ऑफ जर्नी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पत्रिका में ये सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताते हैं, लेकिन इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं दे पाते हैं। उसके बाद एक बर्टन बंधु करके आते हैं जो कराची में रेलवे काम होता है, वहां से ईट यूज में लेते हैं, लेकिन उसके भी कुछ विशेष योगदान नहीं देते हैं, ना वहां से प्रश्न बनते हैं। अगर हल्का सा प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये सबसे पहले थे, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है नैरेटिव ऑफ जर्नी किसकी पत्रिका, इसके बारे में बन सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से प्रश्न बनेंगे उसको देखिए। अब इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए अब कहां से प्रश्न बनेंगे और कैसे बनेंगे। अब देखिए होता क्या है, देखिए सन 1921 ईस्वी में, ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनेंगे। सन 1921 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों पुरातात्विक विज्ञान के हेड थे कौन, बताइए? सर जॉन मार्शल। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रश्न यहां से बनते हैं निश्चित तौर पे। सर जॉन मार्शल मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें उस पुरातात्विक विभाग मतलब जो खुदाई वाला विभाग होता है उसके हेड थे सर जॉन मार्शल। और मेरे प्यारे दोस्तों इन्हीं के नेतृत्व में सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी राय बहादुर राय बहादुर राय बहादुर दयाराम साहनी, आप लोग इसको मतलब हम 60 में लिख दे रहे हैं, साहनी। मेरे प्यारे दोस्तों सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा स्थल की खोज करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा हुआ स्थल हड़प्पा था, और इसी के आधार पे, इसी के नाम पे इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसी के साथ ही 1922 में मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये डेटा भी याद रखना है, 1922 में राखल दास बनर्जी, कौन बताइए? राखल दास बनर्जी राखल दास बनर्जी मेरे प्यारे दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। देखिए 2 पॉइंट यहां से बनेंगे, कौन उसमें पुरातात्विक विभाग का हेड था सर जॉन मार्शल। 1921 में खोज सबसे पहले कौन किया? दयाराम साहनी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया? तो आपका उत्तर होगा राखलदास बनर्जी। इतने प्रश्न यहां से बनेंगे खोज के संबंध में। हमने क्या क्या 2 पॉइंट कवर किए, इसकी समयावधि क्या है और इसके खोजकर्ता के संबंध में। आइए अगले पॉइंट पे।
अब देखिए अगले पॉइंट से कहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके लिए कुछ विशेषता हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, इस विशेषता को आप लोग एक तरफ से नोट करिए पॉइंट वाइज। सबसे पहली विशेषता आप लोग नोट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, नगरी का मतलब शहर वाली एरिया में थी। दूसरी बात आपको याद रखना है, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन। और आपको दो पॉइंट याद रखना है, एक आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक हमने आपको बताया कि लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सकी। इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक होता है ताबा, ताबा और टिन, ताबा और टिन को मिला के बनता है, ताबा और टिन को मिला के बनता है कांसा। और इस कांसा का यूज सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न औजारों बनाने में मतलब काफी भारी संख्या में किया गया, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को नोट होना चाहिए। सबसे पहले नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और उसके बाद आपको याद रखना है कि ये मातृ सत्तात्मक थी। क्या थी, तो ये मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक थी, मतलब इसमें जो वर्चस्व था वो महिलाओं का होता था। इसके अलावा आपको एक पॉइंट याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, इन लोगों ने शहरों के विन्यास के लिए एक विशेष पद्धति का उपयोग किया जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। ग्रिड पद्धति क्या होती है इसको समझिए। ग्रिड पद्धति का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। जैसे मान लीजिए एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, तो ये यहाँ से घूमी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है। और ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क, ये बीच में चौराहा बना। इस विशेष पद्धति को, जब ये सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। इसमें आपको महत्वपूर्ण पॉइंट और याद रखना है कि इस सड़क के आसपास जो घर बनते थे, जो घर बने होते थे, इनके जो दरवाजा थे ये मेन रोड के तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। सिर्फ एक ऐसा स्थल था लोथल, लोथल में ये जो होता था, ये जो इनका द्वार होता है, ये मुख्य सड़क की ओर खुलता था। तो ये प्रश्न पूछता है, पहले ग्रिड पद्धति के बारे में आप लोग जाने कि शहरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाए। उसके अलावा लोथल एक ऐसा शहर था जिसका जो है दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। इतने प्रश्न आपको, इतने पॉइंट यहाँ से याद रखना है ग्रिड के संबंध में। एक पॉइंट आप इसमें और इसकी विशेषता में नोट कर लेंगे कि इसमें जो तौल की इकाइयां थी ये मूलतः 16 के अनुपात में हुआ करती थी। ठीक है, 16 32 से 64 है, इसके अनुपात में हुआ करती थी। इतने महत्वपूर्ण विशेषता तो चार हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं, बताइए इसके बारे में, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके महत्वपूर्ण स्थल कहाँ से थे। इतने पॉइंट से प्रश्न बनते हैं और बनते भी रहेंगे। बाकी और क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसका विस्तार, यहाँ से एक प्रश्न अगर बनना होगा सिंधु घाटी सभ्यता से, तो यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न बनता है। यहीं पे नहीं, हर एग्जाम में, कहीं भी एग्जाम में आप दीजिए तो वहां से एक प्रश्न लगभग देखने को मिल जाते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए एक मैप सबसे पहले बना लेते हैं और फिर इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। कहाँ गया हाय मेरा दिन को सलोना रे, दिन को सलोना रे, की आंखों में था मेरे माटी का खिलौना रे, वही मेरा सोना था, वही मेरा चांदी रे, कहाँ गया है मेरा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं, देखिए कैसे बनेंगे, 5-6 प्रश्न बनेंगे यहाँ से चारों। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका सबसे पश्चिमी स्थल जो है, सॉरी, सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो बलूचिस्तान में एक स्थान है, दास्क नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। और सबसे जो पूर्वी स्थल है यहाँ यूपी के मेरठ में, हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर एक स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। सबसे जो उत्तरी स्थल है ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित स्थल है, इसका नाम है मांदा। और इसका जो सबसे दक्षिणी स्थल है यहाँ पे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे स्थित है, इसका नाम है दाइमाबाद। देखिए प्रश्न कहाँ से बनेंगे और कैसे बनेंगे समझिए। सबसे पहले पूछेगा कि इसका सबसे पूर्वी स्थल कहाँ पे है, तो आपका उत्तर होगा बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे है, सॉरी यार, देखिए हम फिर बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, बार बार गलत बोल रहे हैं। सबसे पश्चिमी स्थल, आप लोग समझिए, सब दिमाग थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं है। सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे,
बलूचिस्तान में दाच नदी के किनारे। सबसे पूर्वी स्थल यूपी में मेरठ जिले के आलमगीरपुर में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। सबसे उत्तरी स्थल चेनाब नदी के किनारे। चेनाब नदी के किनारे कौन है? मांदा है। सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। ये 4 प्रश्न आपके बनेंगे। सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में दाच नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में दाच नदी के किनारे। सबसे पूर्वी स्थल यूपी में आलमगीरपुर में हिंडन नदी के किनारे। सबसे उत्तरी स्थल मांदा चेनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद। ये यहां से इतना प्रश्न बनेंगे। अब इसके बाद देखिए कैसे और क्या क्या पॉइंट आपको याद रखनी है। देखिए अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे ऐसे, अगर हम इसको ऐसे मिला के ऐसे थोड़ा पेंट वेंट करके बढ़िया बना दें, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। देखिए अब आपसे पूछता है कि इसका विस्तार है जो है वो किस आकृति में है? आपका उत्तर होगा त्रिभुजाकार। ये आपको आकृति दिख रही होगी, त्रिभुजाकार है। ये थोड़ा सही नहीं बना है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे बनता है। तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। किस आकृति में फैला हुआ है? त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसके अलावा यहां से यहां तक की ये जो लंबाई है ये 1600 किलोमीटर है, और ये जो लंबाई है ये 1400 किलोमीटर है। ये हालांकि पूछेगा नहीं, बस मतलब ऐसे आपने देख लीजिए। यहां से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे अब समझिए। सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे। सबसे पूर्वी स्थल यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। सबसे उत्तरी स्थल चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में मांदा। सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे। 4 प्रश्न ये बने कि कहां है और किस नदी के किनारे है। 8 प्रश्न। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। और ये कितनी है? इतने पॉइंट आपको इसके विस्तार के संबंध में ध्यान रखना है। ठीक है, इतने प्रश्न यहां से ऐसे ऐसे बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? ऐसे ऐसे बन सकते हैं। कैसे कैसे बन सकते हैं? ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बन सकते हैं, ऐसे ऐसे याद रखेंगे आप लोग। ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ लेंगे, ऐसे ऐसे आप लोग रिवीजन कर लेंगे, ऐसे ऐसे आप लोग इलाहाबाद आ जाएंगे। हाँ चलिए, अब देखिए प्रश्न कहां से बनेंगे कि वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, वो स्थल किस राज्य में है और उसकी क्या विशेषता है। बस इतना पढ़ना बाकी रह गया सिंधु घाटी में कि कौन सा स्थल कहाँ है, उसकी क्या विशेषता है, क्या चीज कहाँ पे पाई गई, कहाँ पे विशाल स्नानागार पाए गए, कहाँ पे पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई, कहाँ पे लिपस्टिक बनाने के कारखाना बनाए पाए गए। ये सारी चीज पढ़नी है, बस खत्म है। अब पहली बात, एक प्रश्न सीधे पूछता है कि निम्नलिखित में से ये स्थल किस राज्य में है, तो हम लोग राज्य देख लेते हैं। चलिए भैया फिर मैप बनाते हैं। अब की बार ब्लू से बना देते हैं, उस बार रेड से बनाए थे। चलिए देखिए, ये बन गया सिक्किम, ये बन गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये त्रिपुरा बन गया, ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, कहाँ पे हैं, किस राज्य में हैं, आपको ये समझना होगा। देखिए वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 स्थल हैं। कितने स्थल हैं? लगभग 1500। इस 1500 में से लगभग 900 स्थल भारत में पाए जाते हैं। तो 900 तो याद करना पॉसिबल है नहीं। कितना याद करना है? मैक्सिमम 10। मैक्सिमम 10 के बारे में जानकारी लेनी है, जो आपको हर बुक में मिलता है, जहां से ही प्रश्न आपके बनते हैं। सबसे पहले आपको यहां से आपको याद होगा, अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो मुझे कौन बताएगा अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो जाने आपकी तैयारी ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। ये ऐसे होते हुए यहाँ पे जाके अरब सागर में मिलती है। ये किस स्थान से निकलती है, इसका नाम क्या है? कोई बताएगा? नहीं बताएगा तो याद रखिए मानसरोवर झील। और ये कौन सी नदी है? इंडस नदी है, या सिंधु घाटी सिंधु नदी है, इंडस नदी है। देखिए उस इसी के बिहार पे हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले आपको आपको अफगानिस्तान के सिर्फ 2 स्थल याद रख लेना है। कभी कभी पूछ देता है कौन सी स्थल अफगानिस्तान में थे। इसमें आपको 2 स्थल बस याद कर लेना है। एक का नाम है सुर्तबोई, और एक का नाम है मुंडी घाट। बस आपको ये 2 स्थल याद रखना है कि ये कहाँ पे हैं, अफगानिस्तान में। अब पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखिए। पाकिस्तान में सबसे पहले इस सिंधु नदी के पाकिस्तान में इस छोर पे एक स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इस छोर पे एक स्थल है यहाँ पे जिसका नाम है चन्होदड़ो।
मोहनजोदड़ो और चन्नोदड़ो कहाँ पे बताइए, पाकिस्तान में। और यहाँ पे एक द्रास नदी किनारे बलूचिस्तान में है, उसका नाम हमारे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो चन्नोदड़ो ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। उसके अलावा आपको एक स्थल याद रखना है, हड़प्पा। हड़प्पा की सीन क्या है मेरे दोस्तों, वास्तव में हड़प्पा लाहौर में है, लेकिन इस समय ये पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया, उस समय ये भारत में हुआ करता था। तो आपको हड़प्पा के बारे में हल्की सी जानकारी रखनी है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं अब नीचे। देखिए जम्मू कश्मीर में आपको बस एक याद रखना है, जो हमने बताया था आपको, सबसे ऊपरी स्थल कौन बताया था, सबसे ऊपरी स्थल मांदा कहाँ पे है, चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रख लेना है मांदा में। मांदा के बाद आपको याद रखना है, राजस्थान में आते हैं। ये देखिए राजस्थान वाला जोन बना इतना। राजस्थान में आपको ये कालीबंगा आपको याद रखना है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसके जस्ट नीचे हम लोग आएंगे यहाँ पे हरियाणा में। हरियाणा में आपको याद रखना है तीन स्थल, राखीगढ़ी, बनावली और भगवानपुर। आप इसको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। हरियाणा में जाकर राखी बनवा ली भगवान का नाम लेकर। देखिए हरियाणा में जाकर राखी गढ़ी, बनवा ली, बनावली, भगवान का नाम लेकर। तो ये हरियाणा में तीन मूलतः स्थल हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि ये जो राखी गढ़ी स्थल है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो राखी गढ़ी है। कभी गलती से लोथल मत मारिएगा, सब लोग लोथल मार के आते हैं। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल कहां से खोजे गए, तो आपका उत्तर होगा गुजरात में, लोथल में। सर्वाधिक स्थल गुजरात के लोथल में, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहां से बनते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं गुजरात में, और यहाँ पे उसके बाद हम लोग अगर इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे यूपी में आपको याद रखना है आलमगीरपुर मेरठ में हिंद नदी के किनारे। गुजरात में आपको तीन चार नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्थल यह है लोथल। लोथल लोथल उसके बाद सुदकोटदा सुदकोटदा। इसके अलावा आपको एक स्थल रखना है, याद रखना है रंगपुर। इतने स्थल विशेष तौर पे आपको याद रखना है गुजरात से। उसके अलावा आपको यहाँ पे हमने बताया था महाराष्ट्र में क्या, दाइमाबाद। इतने महत्वपूर्ण स्थल किस राज्य में है और उसकी लोकेशन आपको दिमाग में होनी चाहिए 100%, ये बात आपको श्योर रहनी चाहिए। चलिए अब हम प्रश्न पूछते हैं। आप बताएंगे कि कौन सा स्थल किस राज्य में है। भगवानपुर किस में है, राखीगढ़ी किस में है, हरियाणा में। आप लोग बताइए चंद्रधड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। आप लोग बताइए सुतकोटदा कहाँ पे है, गुजरात में। आप लोग बताइए मांदा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो ये इतनी चीजें आपके दिमाग में अगर है, इतने महत्वपूर्ण स्थल ऐसे मैप बना के आप लोग दिमाग में रखेंगे, काफी आसानी होगी याद करने में और समझने में। तो हम लोग लगभग सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के कगार पे पहुंच गए हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट की श्रृंखला है वो इससे ब्राड जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, अब हम लोगों को ये जो हम जितने भी स्थल हम लोग पढ़े हैं, इन स्थल में कौन कौन सी क्या विशेष चीजें पाई गई, उसी से प्रश्न बनते हैं। स्थल किस राज्य में है, या तो ये सीधे पूछ लेगा, सीधे नहीं पूछेगा, टेढ़े पूछेगा। टेढ़े कैसे पूछेगा कि इसमें से कौन स्थल कहाँ से मिले, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग डालेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में ही। मोहनजोदड़ो के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, इसमें कहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं, देखिए। मोहनजोदड़ो, सबसे पहले तो हमने बताया था कि 1922 में राखलदास बनर्जी इसकी खोज करते हैं, ठीक है। हाँ, ये किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। बताए थे ना सिंधु नदी के किनारे है, याद है आप लोगों को। जी बिल्कुल याद होगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन खोज करता है, राखलदास बनर्जी 1922 में। क्या क्या यहाँ से प्रश्न मिले थे, क्या क्या यहाँ से महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, वहां से प्रश्न बनते हैं। एक मिनट देखें, सब सही तो चल रहा है ना। जी बिल्कुल सब सही। 24 मिनट हो गए, बप्पा रे बप्पा, 24 मिनट सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। यह क्या नाम से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे मिला, इसमें क्या क्या विशेष चीजें मिली। सबसे पहले आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी मूर्ति या सबसे बड़ा स्थल या सबसे बड़ी जो वस्तु मिली है, या सबसे बड़ी जो इमारत मिली है, उसको कहते हैं विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे क्या नाम से जो है, एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। और उसमें क्या क्या थे, उसमें जो है चीता,
बैल, गैंडा और भैंसा विराजमान थे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी उसमें निम्नलिखित में से किसकी आकृति नहीं थी। आपका ऑप्शन एक शेर देगा, वही आपका उत्तर सही होगा। इतनी चीजें मिली थी मोहनजोदड़ो के संबंध में। अब आपको विशेष चीजें याद रखनी, दो तीन पॉइंट और विशेष तौर पे। सबसे पहली पॉइंट आपको याद रखनी है, देखिए बताने के बहुत कुछ है, अभी बताना हो तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कितना बताया जा सकता है क्योंकि टाइम के हिसाब से चलना है। देखिए मोहनजोदड़ो के क्रम में आपको सॉरी ये क्या आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे, जो आपका उत्तर होगा लोथल और सुतकोट। अरे यार इतना याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग ये समझो बंदरगाह का मतलब क्या होता है कि समुद्र के किनारे जहां से सामानों का आदान प्रदान होता है। और मैप अगर तुम देखो भारत का तो ये जो स्थल है यही तो है, यही तो है आपका ना क्या नाम से गुजरात। तो गुजरात में ही तो लोथल था। तो यहाँ राजस्थान में कौन सा समुद्र कौन सा बंदरगाह बनेगा, और अंदरवा कौन बंदरगाह बनेगा। अरे भैया बंदरगाह तो कहाँ बनता है, समुद्र के किनारे जहां से सामान का आदान प्रदान होता है। तो आपको याद ही नहीं करना है, लोथल और सुतकोटा सीधे उत्तर होगा आपका। प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। इसमें याद करने की थोड़ी समझने की भी जरूरत होती है, सिर्फ रटने से काम नहीं बनने वाला। इसके अलावा आपको याद रखना है क्या नाम से कालीबंगा। कालीबंगा से क्या हुआ था, कालीबंगा सबसे पहले है कहाँ पे, तो राजस्थान में है। इसकी क्या क्या खास बातें, इससे कहाँ से क्या क्या मिले थे। सबसे पहले पूछेगा जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपका उत्तर होगा कालीबंगा, जुते हुए खेतों के साथ। और नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिली थी, आपका उत्तर होगा नक्काशीदार ईंटें मिली थी कालीबंगा से। इसके अलावा आपको कौन सी एक पॉइंट याद रखना है, आपको याद रखना है चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो से चन्हुदड़ो से मेरे प्यारे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले पूछेगा मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले, आपको उत्तर होगा चन्हुदड़ो से। कहाँ पे है, पाकिस्तान ने बताया ही था। चन्हुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने, मनके का मतलब जो सौंदर्य प्रसाधन प्रसाधन जो स्त्रियां यूज करती हैं, जैसे लिपस्टिक हुआ, चूड़ी नहीं होता है, चूड़ी नहीं मिली थी यहाँ से। जो लिपस्टिक हुआ, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन के सामान होते हैं वो सारे ही कहाँ से मिले थे, चन्हुदड़ो से मिले थे। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने थे, मनके का मतलब ये होता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से इतने महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे, मैंने सारे मेंशन कर दिए। इसके अलावा किस विशेष स्नानागार से क्या क्या मिले थे आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण पॉइंट अब खत्म हो गए। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, वैदिक सभ्यता पे। वैदिक सभ्यता में देखिए कहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि टाइम इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे फोन में भी उतना ज्यादा स्टोरेज नहीं है कि हम बहुत लंबा वीडियो शूट कर पाए। उसकी समस्या यही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आपके एग्जाम की वजह से बस कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए वैदिक सभ्यता, सबसे पहले वैदिक सभ्यता आप लोग समझिए। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में आपको ये समझना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है वेद। सबसे पहले वेद। वेद कितने हैं, तो वेद चार हैं। इसको कौन लिखा था, कृष्ण कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। किसने लिखा था, वेद व्यास। चार कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए देखिए अब ऋग्वेद से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले समझिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद में सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें 10 मंडल, 3 मंडल आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तीसरे मंडल में क्या है, तो तीसरे मंडल में गायत्री गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इसमें 9वां मंडल याद रखना है आपको, 9वें मंडल में क्या है, सोमरस का उल्लेख है। और 10वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात करिए। सब कुछ सही चल रहा है ना, दिख रहा है ना, सही बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है चलिए, इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें 10-28 सूक्त हैं। 10-28 सूक्त, 10-28 सूक्त हैं। और 10,462 ऋचाएं हैं, 462 ऋचाएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि इन ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहता था, होत्री कहा जाता था। क्या कहता था, होत्री। ये आपको याद रखना है। चलिए चारों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, एक ही साइड में लिख देते हैं, हो सकता है यहीं से प्रश्न बन जाए। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट इस सब करने से अच्छा है कि सबको एक ही बार लिख दिया जाए और महत्वपूर्ण पॉइंट सारों की कवर करा दिया जाए। सबसे पहले देखिए ऋग्वेद, एक ही इसमें खत्म हो जाएगा। ऋग्वेद, दूसरे नंबर पे यजुर्वेद, दूसरे नंबर पे यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे सामवेद, सामवेद, और चौथे नंबर पे अथर्ववेद, अथर्ववेद। देखिए इसमें से कहां से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री, होत्री। यजुर्वेद की अधर्यु, सामवेद को उद्गाता, अथर्ववेद को ब्रह्मा।
ठीक है, इस चारों को पढ़ने वाले को कहा जाता था। ऋग्वेद में हमने आपको क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिया, 10 मंडल, 10-28 सूक्त, 10,462 ऋचाएं, पढ़ने वाले को हुत्री। यजुर्वेद में आपको एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको बताइए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में जोगा टोना जो होता है ना, आज हम लोग जो भी जोगा टोना करते हैं, जोगा टोना की बात किसमें करी गई है, अथर्ववेद में। इतने पॉइंट आपको विशेष तौर पे एक एक पॉइंट याद रखनी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद में। जोगा टोना वाला प्रश्न पूछता है अक्सर, इसमें पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था, कितनी दिशाएं हैं, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। कौन गद्य पद्य दोनों में, यजुर्वेद है भारतीय संगीत का जनक, सामवेद को कहा जाता है। साम का वास्तविक मतलब ही होता है गान, तो इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, जोगा टोना का वर्णन इसमें है अथर्ववेद में। चलिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट इससे बन सकते थे, ये हम लोग देख लिए हैं। इसमें से सबसे पहले 2-3 पॉइंट और। पहली बात, वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। 2-3 पॉइंट और लिखिए। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत इसकी भाषा थी। इसकी ये किसकी सभ्यता थी, तो आर्यों की सभ्यता थी। आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ये किसने बताया था, मैक्स मूलर ने बताया था। इतने पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इतने पॉइंट और याद रखने हैं आपको। चलिए, वैदिक सभ्यता खत्म हो गई, अब हम लोग आते हैं कहां पे, अब हम लोग आ रहे हैं सीधे जैन धर्म पे। देखिए, जैन धर्म में कहां से कितने प्रश्न बनते हैं और कैसे बनते हैं उसको समझिए। जैन धर्म में आपको याद रखना है, सबसे पहले जैन धर्म, जैन धर्म में देखिए क्या क्या बनते हैं। जैन धर्म में सबसे पहले आपको याद रखना है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो आपका उत्तर होगा 24। पहले तीर्थंकर कौन थे, आपका उत्तर होगा ऋषभ देव, ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर आपको याद रखना है पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर याद रखना है पार्श्वनाथ। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए बताइए, महावीर स्वामी। कौन हुए, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब विशेष तौर पे हमको महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, प्रश्न यहीं से बनते हैं। इतनी बात बस आपको जैन धर्म के बारे में आपको याद रखनी है। चलिए, जैन धर्म, अब यहां से लिखते हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। चलिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पे होता है, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में होता है। कहां पे होता है, कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट। और उसके बाद आपको याद रखना है, इनके पिता जो थे कौन थे, शुद्धोधन थे। ये क्या थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे या ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। ये प्रश्न पूछ सकता है, मेन प्रश्न ये है, माता पिता का नाम कभी पूछता नहीं है जल्दी, लेकिन ये पूछता है कि ये किस किस कुल से थे, तो आपका उत्तर होगा ज्ञात्रिक कुल से। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। और इसके बाद कौन से पॉइंट बनेंगे, इसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इनकी माता जो थी, ये इनकी माता जो थी वो क्या नाम से, वो इनकी माता के बारे में एक प्रश्न है कि वहां के वो राजा की बहन थी जी, क्या नाम था, अरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। आप लोग ये पॉइंट, ये मतलब आपको याद रखना है कि किस कुल से थे, ज्ञात्री कुल से। इनकी माता, इनकी जो माता थी ये लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। ये दिमाग में आ गया, देखिए लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। 3 पॉइंट, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पापा कौन थे, किस कुल से थे, और उसके बाद ये आपको पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इसके बाद देखिए कहाँ से प्रश्न बनेगा महावीर स्वामी को। अब देखिए, महावीर स्वामी अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर अपने गृह जीवन को त्याग कर जाते हैं, मतलब तपस्या करने। और 12 साल के बाद कहा बताइए, रिजुपालिका नदी के तट पर, सॉरी 1 मिनट, रिजुपालिका, हाँ, 12 साल की तपस्या के बाद इनका जन्म रिजुपालिका नदी के तट पर
ऋजुपालिका नदी के तट पर मेरे प्यारे दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि निरंजना नदी के तट पे गौतम बुद्ध को हुआ था, इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या प्रश्न बनते हैं? इन्होंने अपने जो उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? आपका उत्तर होगा प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। ये आपको याद रखना, ये सारी पॉइंट याद रखने वाली थी। थोड़ा सा दिमाग जहां पे लगता है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात है वो समझिए, वहीं से मतलब अगर आपको समझना है तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। देखिए होता क्या है, होता ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में मगध में एक भारी अकाल पड़ता है। और भारी अकाल पड़ने के बाद इसमें से क्या होता है कि कुछ लोग भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु के साथ भद्रबाहु के साथ भाग जाते हैं। कहाँ बताइए? कर्नाटका में भाग जाते हैं, कर्नाटका में। और कुछ लोग यहीं पे रह जाते हैं स्थूलभद्र के साथ, स्थूलभद्र के साथ। देखिए 300 मीसापुर में अकाल पड़ता है, भद्रबाहु क्या करते हैं? भाग जाते हैं। भद्रबाहु क्या करते हैं? भाग जाते हैं। और कहाँ भाग जाते हैं? कर्नाटका में। अब जब अकाल की कंडीशन ठीक हुई और जो स्थूल भद्र थे, ये स्थूल थे, स्थूल का मतलब स्थिर रह गए और ये यहीं पे रह गए। अब ये जब आते हैं वापस, जब वापस आते हैं तो इनके जो शिष्य होते हैं और इनके जो शिष्य होते हैं इनमें आपसी मतभेद हो जाता है। इसमें क्या होता है? आपसी मतभेद हो जाता है। और इसी के कारण जैन धर्म दो भाग में बढ़ जाता है। पहले को कहते हैं श्वेतांबर, 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 और दूसरे को कहते हैं श्वेतांबर, और दूसरे को कहते हैं दिगंबर। मेरे प्यार दोस्तों ये जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इनके जो हेड थे, मतलब इनके जो गुरु थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र थे। और ये जो थे ये नग्न वस्त्र रहते थे, मतलब कोई वस्त्र नहीं, वही वस्त्र नहीं पहनते थे। आप भी आज भी आप देखेंगे, जैसे आप गांव में नागा वैरागा कहते हैं, वो कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं। इनकी उत्पत्ति वास्तव में वहीं से हुई थी। और इसके जो गुरु थे उनका नाम था यही भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु। देखिए अब फिर से समझिए कहां से कैसे प्रश्न बनेंगे। क्या होता है? 300 ईसा पूर्व में अकाल पड़ता है, भद्रबाहु भाग जाते हैं कर्नाटका। जब वापस आते हैं तो गहरा मतभेद होता है और जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर में कौन है? स्थूलभद्र। भद्रबाहु जब भाग के आए तो नंगा रहने लगे और उनके सारे शिष्य नंगे रहने लगे, और इसीलिए इसको जो है ये दिगंबर में गए। और इसके जो है गुरु थे वो कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण अपनी रचना लिखी थी। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भद्रबाहु की रचना थी जिसे क्या नाम से जैन धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। इसकी जो इन्होंने रचना करी है, इसके रचना का दिमाग में हमारे नहीं आ रहा है, अभी हम बता देंगे जैसे दिमाग में आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना प्रश्न यहां से बन सकते हैं, बाकी अभी हम उसको बता देंगे उस बुक का नाम क्या है। शायद बुद्ध चरित है, बुद्ध चरित ही है, बुद्ध चरित उस बुक का नाम है, बुद्ध चरित। अभी हम बता देंगे इसको कंफर्म थोड़ी देर में जैसे दिमाग में आएगा। चलिए और देखिए इसके बाद क्या होता है। जैन धर्म में कितनी बैठक हुई थी या कितनी समितियां हुई थी? आपका उत्तर होगा दो। जैन धर्म में दो बैठक या दो समितियां हुई थी। पहली कहां हुई थी आपको ये याद रखना है, और किसकी कौन करवाया था। देखिए पहली हुई थी पाटिलपुत्र में। कहां पे हुई थी? पाटिलपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो वही भद्रबाहु, भद्रबाहु। दूसरी कहां पे हुई थी? दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में, दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में। ठीक है, वल्लभी गुजरात में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? आपका उत्तर होगा क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण। ये आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न ऐसे सीधे पूछेगा कि जैन धर्म में कितनी समितियां हुई थी, आपको उत्तर होगा दो। अगर डेप्थ में जाएगा तो पहली कहां पे हुई थी, आपको उत्तर होगा पाटिलपुत्र में, दूसरी वल्लभी गुजरात में। इन दोनों के हेड के बारे में आपको याद रखना है। इतने पॉइंट महत्वपूर्ण जैन धर्म से बन सकते थे। वो बुक का नाम बुद्ध चरित है, जो मैंने आपको बताया था कि भद्रबाहु ने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म, सॉरी बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म से क्या क्या और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आप लोग एक पॉइंट और उसमें सुधार लीजिएगा। वो जो उनके पिता का नाम सुद्धोधन नहीं सिद्धार्थ था, जो साक्यगढ़ के जो गायत्री कुल के हेड थे उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग वहां से सुधार लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं गौतम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। गौतम बुद्ध,
गौतम बुद्ध के बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं? सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि भारत की एशिया, लाइट ऑफ एशिया या भारत का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध को। सबसे आसान प्रश्न, यही प्रश्न अक्सर पूछता है। इनका जन्म 563 में होता है। कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता है। या इनके जन्म के 2 दिन, मतलब उनके जन्म के तुरंत बाद ही या शायद 1-2 दिन बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इनका सारा पालन पोषण इनकी मौसी का मतलब इनके पापा की साली प्रजापति गौतमी करती हैं। कौन करता होता है? ये प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी होता ये, जब इनकी मम्मी की डेथ होती है तो ये इनकी साली होती है उससे शादी कर लेते हैं, वो होती है प्रजापति गौतमी। इनका सारा लालन पोषण का काम यही करती हैं। देखिए अब क्या होता है। अब देखिए 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं। यहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसको बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है बताइए? महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उसके बाद 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ होती है? निरंजना नदी के तट पर। और महावीर स्वामी को कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी पे। इन्हें निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी समय के बाद से ये महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखनी है इसके संबंध में। इसके बाद इन्होंने अपने जितने भी उपदेश दिए थे वो सब पाली भाषा में दिए थे। और महावीर स्वामी किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा में दिए थे। आपको याद रखना है किस में दिए थे? पाली भाषा में। अब देखिए ये कौन सा उपदेश कहां से दिए थे, कब दिए थे, और उसके बारे में पूछते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इन्होंने अपने सबसे पहला उपदेश कहां देते हैं? तो इसको सबसे पहला उपदेश ये सारनाथ में देते हैं, सारनाथ में। और इसे जैन धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछेगा इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश अपने कहा दिए? तो आपको उत्तर होगा कोसल की राजधानी श्रावस्ती में। जो 16 महाजनपदों में बटा था भारत, उसी में था कोसल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में। ये सबसे ज्यादा उपदेश अपने कहाँ दिए? कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। किस भाषा में दिए थे? अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे। इतने पॉइंट आपको इनके बारे में याद रखना है। अब आपको ये याद रखना है इसके बाद कि देखिए जैन धर्म में यानी महावीर स्वामी के शासनकाल में 2 समितियां हुई थी, लेकिन इनमें बौद्ध धर्म में 4 समितियां होती हैं। ये 4 समितियां कब हुई थी, इनका कौन अध्यक्षता करा था, यहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए सबसे पहले हम चारों लिख दे रहे हैं एक तरफ से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली कब हुई थी? 453 में। दूसरी कब हुई थी? 353 में। तीसरी 285 के आसपास हुई थी। और चौथी हुई थी जो हुई थी पहली शताब्दी में हुई थी, फर्स्ट एडी में। ये तिथि तो लगभग नहीं पूछता है, पूछता कहां से हम बताते हैं। पहली कहां हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहां पे हुई थी? पाटिलपुत्र में। तीसरी कहां पे हुई थी? वैशाली में। चौथी कहां पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। देखिए ये सब चीजें लगभग आपको याद नहीं करनी है, ना पूछता है। पूछता ये है कि पहली समिति किसके राजा, किसके शासन काल में हुई, ये महत्वपूर्ण है। तो इसकी एक ट्रिक भी हम बता दे रहे हैं। देखिए पहली हुई थी अजात शत्रु में, अजात शत्रु के शासन काल में। दूसरी हुई थी कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक नाम भी अजीब है। तीसरी हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क। देखिए सबसे पहले इसको आपको ऐसे याद रखना, अका अक, अका अक तो याद हो जाएगा ना, अका अक, अका अक, अका अक याद हुआ। सबसे पहली अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथी कनिष्क, बस अका अक, अका अक, अका अक में हो गया खत्म। ये 4 संग होती हैं। इसके बाद आपको ये याद रखना है, इसके अलावा कनिष्क के ही शासन काल में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। पहले को हीनयान कहते हैं और दूसरे को महायान कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रहनी चाहिए। इसके अलावा ये आपको एक याद रखनी है, चौथी बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क में। क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा कुंडलवन कश्मीर वाला, क्योंकि इसी के समय हीनयान और महायान में बढ़ा था, तो इसीलिए महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा किस भाषा में थी? तो पाली भाषा में इन्होंने अपने सारे उपदेश दिए गए थे। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट बनते हैं क्या नाम से? आपकी बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं मौर्य वंश पे।
देखिए मौर्य वंश में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से। सबसे पहले आपको राजाओं के सीक्वेंस याद रखना है। देखिए सबसे पहले आपको मौर्य वंश में आपको कितने राजाओं के बारे में पता होनी चाहिए, ये देखिए। मौर्य वंश में सबसे पहले देखिए मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे नंबर पे कौन आता है, बिंदुसार। दूसरे नंबर पे बिंदुसार। तीसरे नंबर पे कौन आता है, अशोक। देखिए अब इसमें यही तीन शासक के बारे में हमको मूल रूप से पढ़ना है और यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं समझिए। सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा के, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। और इसी का एक जो बाद में मंत्री बनता है, चाणक्य। चाणक्य का नाम आप लोग सुने होंगे, चाणक्य। चाणक्य। देखिए चाणक्य जो था, जो चाणक्य था, ये जो है इसकी विजय में, घनानंद को हराने में ये बहुत महत्वपूर्ण मदद किया था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो बाद में चलकर इसका मंत्री बनता है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसका मंत्री चाणक्य, इसमें नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा के बना था। और इसमें चाणक्य ने इसकी बहुत विशेष मदद करी थी। देखिए चंद्रगुप्त के ही शासनकाल में एक विदेशी यात्री भारत आया जिसका नाम था मेगास्थनीज। 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 ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और इन्हीं ने यही एक पुस्तक लिखा था, इंडिका। इंडिका एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक कौन लिखा था, मेगास्थनीज लिखा था। उसके बाद आता है बिंदुसार। उसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक। ये तीनों सीक्वेंस आपके दिमाग में होने चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है ना। ये यहाँ पे चमक रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे चमक रहा है, बार बार हम यहीं पे लिख दे रहे हैं क्योंकि बीच में लिखने के चक्कर में, फिर भी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए बिंदुसार के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। सबसे पहले 298 ईस्वी में ईस्वी में बनता है क्या, शासक। और इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसे शत्रु विनाशक कहते हैं। इसे शत्रु विनाशक किस शासक को कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा शत्रु विनाशक कहते हैं बिंदुसार को। इसी के समय में एक तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। तक्षशिला का विद्रोह होता है। ये किसके शासनकाल में होता है, तो बिंदुसार के शासनकाल में होता है। अब हम लोग अशोक के बारे में देखेंगे, अशोक से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये बनता है 269 में। 269 में ये शासक बनता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार अशोक करता है। अशोक बहुत महान शासक था, वास्तव में महान क्यों कहा जाता है, ये बहुत सारे भारत में अगर आपसे पूछता सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन किसने किया, तो आपका उत्तर होगा अशोक। अशोक ने मूलतः शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, तीन तरह के जो है कि स्तंभों का इन्होंने इजाद किया, मतलब उनकी शुरुआत करी। इसके अलावा इन्हीं के शासनकाल में 269 में जब ये बनते हैं शासक, इसी के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का आक्रमण होता है, जिसका वर्णन इन्होंने अपने 13वें शिलालेख में किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक सबसे पहले शासक कब बना, 269 में। कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 में। उसके बाद क्या नाम से 21 शिलालेख में बात करी गई है, 13वें शिलालेख में। चलिए इसके बाद पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर यहाँ अशोक से प्रश्न बनता है और अच्छे प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या क्या बनते हैं अशोक के बारे में। अशोक, देखिए अशोक क्या नाम से ये क्या होता है, सबसे पहले 269 में, 269 में गद्दी पे बैठा। 8 साल बाद 261 में कलिंग आक्रमण हुआ, किसमें है, 13वें शिलालेख में। और उसके बाद से 13वें शिलालेख में ये बौद्ध धर्म को बहुत मानता था। और इसने यही वो शासक था जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम महेंद्र था, और अपनी पुत्री संघमित्रा, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा इसके 3 तरह के शिलालेख, भारत में शिलालेखों का जन्मदाता कौन है, तो अशोक है। 3 तरह के शिलालेख हैं, स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख। शिलालेखों की संख्या कितनी बताइए, 14। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और उसके बाद इन जो शिलालेखों की भाषा थी, ये मूलतः खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी, ब्राह्मी और अरमाइक, ये 3 तरह की भाषा यूज करी गई थी। ये जो अरमाइक भाषा है, ये जो अरमाइक शैली, अफगानिस्तान में, खरोष्ठी पाकिस्तान में। और जो ये ब्राह्मी लिपि थी, ये मूल रूप से भारत में जितने भी शिलालेख बने हैं उन सभी की लिपि ब्राह्मी है। तो ये आपको याद रखना है कि शिलालेखों की लिपि